Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर से ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐश पसंद होते हैं, जिनको मस्ती बहुत ज़्यादा सवार होती है और वो लोग इस कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, इस खोज में और इस तलाश में हमेशा लगे रहते हैं कि उनको कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि जिससे उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, जो सेक्स करने का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, है ना, ज़्यादा देर तक वो सेक्स कर पाएँ, जिससे उनका जो है टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, वो ख़ुद भी उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएँ और अपनी फ़ीमेल पार्टनर को भी जो है ख़ास तौर से सेटिस्फाई कर पाएँ। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और फिर बहुत तरह की जो है मुमसिकात मेडिसिन जो होती हैं, जो मुलज़्ज़िज़ात मेडिसिन होती हैं, उसकी तलाश में लगे रहते हैं और ये ज़िंदगी भर उनकी खोज और तलाश जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मुमसिकात और मुलज़्ज़िज़ात होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को क्या चाहिए बेसिकली, है ना, और आप लोगों को ये इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, किस तरीक़े से इस्तेमाल करने चाहिए, और लास्ट में एक बहुत ही ख़ास और यूनिक एक फॉर्मुलेशन हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि आसानी से ये चीज़ आपको मिल जाए, तो आज के इस वीडियो में हम अभी आपको बताएंगे एक बहुत ही ख़ास नुस्ख़ा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सेक्सुअल जो क्वाइटस है, जो सेक्स करने का जो ड्यूरेशन है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो शौकीन लोग होते हैं, है ना, या फिर उनके अंदर ये खौफ पैदा हो जाता है, ये डर पैदा हो जाता है, उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और फ़ौरन ही जो है हमारा डिस्चार्ज हो जाए और सीमेन निकल जाए, और जो इरेक्शन होता है, ज़ाहिर सी बात है, सीमेन के खारिज होने के बाद वो सस्टेन नहीं रहता, वो मेंटेन नहीं रहता है, इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस खौफ और डर की वजह से भी कुछ लोग इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो दवाएं होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। बेसिकली ये जो मुमसिक दवाएं होती हैं, जो मुलज़्ज़िज़ दवाएं होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि आम तौर पे ये जो दवाएं होती हैं, ऐसी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी दवाओं पर ये मुश्तमिल होती है पूरी की पूरी मेडिसिन, कि जो आपकी सीमेन को खुश्क करती हैं, आपके सीमेन को जो है खुश करने का काम करते हैं, वो आपके मनी को जो है जज्ब करती हैं, सुखा देती हैं वो। एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि इस तरह की जो दवाएं होती हैं, आम तौर पे उनके अंदर नशे वाली दवाएं शामिल होती हैं। जैसे अभी ये नुस्खा भी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी धतूरा है, अफ्यून है, शंगरफ है, इस तरह के जो नशे वाली चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में बैड इम्पैक्ट इसके आते ही हैं। हमारे यहाँ पेशेंट जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनको हम कभी भी पीएमई के लिए कोई मेडिसिन देते ही नहीं हैं। हमारे जितने भी पेशेंट हैं, सब लोग इस बात आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको पीएमई के लिए मेडिसिन कभी नहीं दी होगी। पीएमई के लिए हम कभी भी पेशेंट को मेडिसिन देते ही नहीं है बेसिकली। और ये ऐसी बीमारी होती है, ऐसी डिजीज़ होती है कि अगर आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए कि जिससे आपका जो पीएमई है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए, है ना, पीएमई जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में हार्म पहुंचा सकती हैं, नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इस वजह से उनको बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर पेशेंट को क्या लगता है कि ये डॉक्टर साहब तो पता नहीं क्या है, बस पीएमई पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और हालांकि और सारी चीज़ों में तो उनको आराम हो जाता है, बट पीएमई में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी कोशिश ये होती है कि पीएमई को इस तरीके से रिजॉल्व किया जाए कि आपकी बॉडी के अंदर जो असल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, वो आपका जड़ से ख़त्म हो जाए। हालांकि जड़ से ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंट को थोड़ा सब्र के साथ इलाज करना होता है। ये चीज़ें अगर आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आपको परमानेंटली क्योर मिल जाता है, और हमेशा के लिए फिर इस तरह की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं रहता और ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बेसिकली आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल वे में होने लगती हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बात का और आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन होती हैं इस तरह की,
आपको कभी भी इनकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत पेशेंट क्या होते हैं कि इस तरह की कोई मेडिसिन उनको मार्केट से मिल जाती है और वो फिर वो क्या करते हैं, हमेशा इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये सोच लेते हैं कि ये तो यूनानी मेडिसिन है, ये तो हर्बल मेडिसिन है, इसके तो साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं है, और ये सोच करके वो हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बैड इम्पैक्ट आते हैं, बुरे असरात आते हैं और फिर वो इस मेडिसिन के आदी हो जाते हैं, इसकी उनको आदत पड़ जाती है और इसके बिना फिर उनको ना तो इरेक्शन होता है और ना ही कोई टाइमिंग होती है, फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि थोड़े दिनों के बाद उनकी बॉडी में इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कोई ना कोई प्रॉपर सबब और कॉज मौजूद है, जिसकी वजह से उनको पीएमई होता है। अब उस कॉज और सबब पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका तो बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। बस आप ऐसी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं जो फोर्सफुली आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, उससे आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाद में फिर आप बहुत परेशान होते हैं। जब सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती हैं, तब आप जो है एक किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो लास्ट स्टेज में आते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत सालों से हम इलाज कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अब आखिरी उम्मीद लेकर के आपके पास आए हैं। आखिरी उम्मीद लेकर के नहीं, आप पहली परेशानी के साथ आएँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थोड़ी सी भी कोई परेशानी लगे तो आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उसको हमेशा के लिए क्योर कर दिया जाएगा। पहले आप क्या करते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बस वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके बाद जो है उल्टी सीधी जगहों पर जा कर के मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको आराम नहीं होता है, उसके बाद फिर आखिरी उम्मीद और आखिरी होप के साथ हमारे पास आते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो तो पहली जो है प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास होनी चाहिए, ताकि ये सारी परेशानियां आपको होने ही ना पाएँ। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप लोग दो बातें हमने बताई हैं आपको। नंबर एक कि ये दवाएं जो होती हैं इनकी आदत नहीं बनानी है आपको, और ये परमानेंट तरीके से आपको नहीं लेना है। कभी कभी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कभी कोई स्पेशल इवेंट है तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको आदत इसकी नहीं बनानी है। एक बात ये, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं हमेशा आपको खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद लेनी होती हैं। कभी भी आपको फ़ौरन खाने के बाद नहीं लेनी है ना, वरना इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और प्रॉपर वे में ये मेडिसिन जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएंगी और सही से काम भी नहीं करेंगी, आपका डाइजेशन भी ख़राब हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, और 3 से 4 घंटे के बाद फिर ये इस तरह की मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है। उसके फिर 1 घंटे के बाद आपको मुबाशरत करनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ये इसका पूरा तरीक़ा होता है। तो ये दवाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। आप लोगों को कभी भी इसकी आदत नहीं डालनी है, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है और सही से इसका इलाज लेना है ना। और इस जिस तरीके से हमने बताया है कि कभी कभी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो खाना आपको उस दिन थोड़ा पहले खाना है, खाने के बाद जो है चहलकदमी करनी है, आपको टहलना है, और उसके 3 से 4 घंटे के बाद आपको मेडिसिन लेनी है, फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ये इस तरीक़े को पूरा फॉलो करना है आपको। अब आते हैं अपने बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खे की तरफ। जो नुस्खा है बहुत ही ज़्यादा मुलज़्ज़िज़ है ये नुस्खा, और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर इम्साक पैदा करता है। कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको प्रिपेयर करके अपने घर पर रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया है। ये नुस्खा थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर जो है धतूरा के जो कच्चे फल होते हैं उनका अर्क आपको बनाना पड़ेगा। तो धतूरा के कच्चे फल का अर्क जो है इतनी आसानी से मिलेगा नहीं आपको, ये आपको प्रिपेयर करना है, या आप किसी पंसारी से प्रिपेयर करवा सकते हैं। बाकी हम मेडिसिन बता सकते हैं कि कैसे आपको बनानी है। शंगरफ रूमी का आपको इसके जो है 3 ग्राम चाहिए, शंगरफ रूमी, और अफ़यून भी इसमें 3 ग्राम चाहिए आपको। शंगरफ रूमी और अफ़यून ये दोनों जो है आपको 3-3 ग्राम चाहिए। अफ़यून मतलब कि वही अफ़ीम जो होता है ना, ये भी नशे आवर मेडिसिन होती है, नशे वाली चीज़ होती है। तो शंगरफ रूमी और अफ़यून इन दोनों को आपको 3-3 ग्राम लेना है। अजवाइन खुरासानी आपको 6 ग्राम इसमें लेना है, 6 ग्राम। इन तीनों मेडिसिन को आपको क्या करना है, ये जो धतूरा के कच्चे बील का कच्चे फल का जो हमने आपको अर्क बताया है, इस अर्क में तीनों को खरल करना है। जब खूब खरल करेंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा आपका।
है ना। धतूरा के कच्चे फल का जो अर्क लेना है वो आपको वो 18 ग्राम लेना है। 18 ग्राम में इसको खरल करना है। खरल करने के बाद वो एक पेस्ट जब बन जाएगा तो इनकी गोलियां आपको बना लेनी है चने के बराबर। चने के बराबर गोलियां बना करके आप रख लीजिए और जब ज़रूरत आपको हो इस तरह से तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया जो आप गलतियां करते हैं स्पेशली लज्जत के लिए, है ना, इमसाक के लिए जो इस तरह की मेडिसिन खाते हैं, तो उसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये मेडिसिन आपको नुकसान पहुंचाती हैं, क्यों आपको मना किया जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये दवाएं नहीं खानी है, नहीं इस्तेमाल करनी है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हमने बताया और ख़ास नुस्खा भी हमने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।